गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना के क्या कारण रहे थे, या भारत में राजपूत राज्यों के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो राजपूत शासकों ने चूंकि लंबे समय तक तुर्कों से संघर्ष किया था और भारत में उनकी प्रगति को रोक कर रख दिया था, राजपूत शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक तुर्कों की प्रगति को भारत में रोके रखा था, परंतु अंत में उन्हें एक एक करके पराजित होना पड़ा और जो तुर्क थे उन्होंने भारत के अधिकांश प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार राजपूतों की स्वतंत्रता का अंत हो गया था। चूंकि राजपूतों में शूरवीरता की कमी नहीं थी, फिर भी वे आखिर तुर्कों के ही हाथों पराजित क्यों हुए और भारत में राजपूत शक्ति का विनाश किस प्रकार हुआ। तो आइए अब हम चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना के कारण और राजपूत राज्यों के पतन के क्या कारण रहे थे। तो तुर्की साम्राज्य की स्थापना के 3 महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर इसको स्पष्ट किया गया है। इसमें फर्स्ट है राजनीतिक कारक, नंबर 2 सैनिक कारक, नंबर 3 है सामाजिक कारक। सबसे पहले हम राजनीतिक कारकों पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक कारक में पहला है, इसका जो कारण तुर्की साम्राज्य की स्थापना का वो है भारत में राजनीतिक एकता का अभाव। तो राजपूतों की पराजय का जो मुख्य कारण था वो भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा था, क्योंकि यहाँ के जो भारतीय शासक थे वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और संघर्ष करते रहते थे। परिणाम स्वरूप जो भारतीय जो शासक थे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर नहीं पाए और एक एक करके उन्हें तुर्कों के हाथों नतमस्तक होना पड़ा और उनकी स्वतंत्रता का अंत हो गया था। तो इस प्रकार भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। इसका जो लाभ है वो तुर्कों ने उठाया और एक एक करके राजपूत शासकों को उन्होंने पराजित कर दिया। नेक्स्ट है आपसी फूट। राजनीतिक कारक में दूसरी हेडिंग है आपसी फूट। तो इस समय जो भारतीय नरेश थे वो आपसी फूट के शिकार बने हुए थे। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना इनमें रहती थी और ये भारतीय शासक आपस में संघर्ष करते रहते थे, अर्थात लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एकता के अभाव में ये राजपूत जो नरेश थे वो तुर्क सेना का मुकाबला कर नहीं पाए और इनकी स्वतंत्रता का अंत हो गया और इन्हें तुर्कों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। नेक्स्ट है सामंत प्रथा। तो सामंत प्रथा भी भारत में राजपूत राज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। सामंत प्रथा राजपूत शासकों की ही देन रही है। इसके अंतर्गत राजपूत जो शासक होते थे वो अपने निकट संबंधी, कुल निकट संबंधी या रिश्तेदार या मित्रों को अपने खालसा भूमि की जागीर के रूप में इन्हें प्रदान करते थे। तो इसी जागीर के रूप में मिलने वाली भूमि से अपना भरण पोषण करने वाले जो लोग थे वो सामंत कहलाते थे।
तो इस प्रकार सामंतों को अपने शासकों को सेवाएं प्रदान की जाती थी। ये जो सामंत होते थे वो फिर राजपूत शासकों को अपनी उपज के आधार पर, भूमि की उपज के आधार पर एक तो कर चुकाते थे, दूसरा बात युद्ध के अवसर पर जो सामंत लोग थे अपनी सेना लेकर शासकों की सहायता के लिए जाते थे। तो इस प्रकार राजपूत शासकों के और सामंतों के संबंध भाई बंधु का था, और इन्हें जो जागीर के रूप में भूमि प्रदान जो की जाती थी उसी से भरण पोषण करने वाले जो लोग थे वो सामंत कहलाते थे और अपने शासकों को सेवाएं देते थे। लेकिन आने धीरे धीरे सामंतों का दृष्टिकोण में परिवर्तित हुआ और ये सामंत लोग थे वो अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहे। जब कोई राजा या शासक दुर्बल होता था तो ये सामंत लोग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। युद्ध के समय में भी जो शासक लोग थे अर्थात राजपूत शासक जो लोग थे उन्हें अपनी सामंतों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ऐसे सैनिकों की जो स्वामी भक्ति है राजा की अपेक्षा सामंत के प्रति अधिक होती थी। युद्ध के दौरान जब कभी भी सामंत की मृत्यु हो जाती थी तो जो सैनिक होते थे वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते थे, जिससे समुचित सैन्य व्यवस्था छिन्न भिन्न अव्यवस्थित हो जाती थी। इसके कारण तुरक सैनिक समझ जाते थे और राजपूत सैनिकों में अव्यवस्था बढ़ जाती थी। यही कारण है कि जो सामंत प्रथा है वो कालांतर में एक अच्छी व्यवस्था साबित नहीं हुई और राजपूत राज्यों के पतन में इस प्रथा ने सहयोग दिया। नेक्स्ट है सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा का अभाव। इस प्रकार भारतीय शासक जो थे अपने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की ओर उदासीन ही रहते थे। उन्होंने तुर्क सैनिकों को सीमा पर रोकने का कभी प्रयास ही नहीं किया। तो अतः जो तुर्क आक्रमणकारी हैं वो सीमांत क्षेत्र से प्रवेश कर गए और पंजाब में सरलता से आ गए और धीरे धीरे राजपूत शासकों को पराजित कर भारतीय प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तो भारतवासियों में उस समय राष्ट्रीयता की भावना का अभाव ही था, क्योंकि उनकी यह धारणा बन चुकी थी कि युद्ध करना राजा का काम है, प्रजा का नहीं, जबकि प्रजा को भी अपने शासक का सहयोग करना चाहिए। जबकि दूसरी ओर जो तुर्क शासक थे उनकी प्रजा उनके साथ थी और अपनी धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान देने को भी तैयार थे। जबकि राजपूत शासनकाल में जो प्रजा थी वो राजा के प्रति अपने हितों का ध्यान नहीं रखती थी, उनमें राष्ट्रीयता का भावना का अभाव था। ये जो प्रजा थी ऐसा मानती थी कि युद्ध करना राजा का काम है, प्रजा का नहीं। यही कारण है कि राजपूत शासक को अपनी प्रजा का सहयोग नहीं मिला युद्धों के अवसर पर और उन्हें एक एक करके नतमस्तक होना पड़ा। ये थे राजनीतिक कारक जिनमें राजनीतिक एकता का अभाव, भारतीय प्रदेशों की आपसी फूट, सामंत प्रथा, सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा नहीं करना राजपूत शासकों के द्वारा। इसी प्रकार भारतीय जो प्रजा थी उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। इसके कारण भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना सरलता से हो गई और जो राजपूत शासक थे वो लड़ते हुए भी गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है अपना सैनिक कारण। सैनिक कारण में फर्स्ट है स्थायी सेना का अभाव। तो भारतीय प्रदेशों के पास स्थायी सेना का अभाव रहा था। उन्हें अपने सामंतों की सेना पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सामंत की मृत्यु होते ही सैनिक उठ भाग खड़े होते थे, तो ऐसे सैनिकों में अनुशासन का अभाव ही रहता था। परिणाम स्वरूप
जो तुर्क सैनिकों के आगे ये पराजित हुए, क्योंकि तुर्क सैनिक जो थे वो अनुशासन में रहते थे और अपने शासक की आज्ञा का पालन करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते थे। इसके अलावा तुर्क शासकों के पास स्थायी सेना उनके पास जो थी उपलब्ध थी, जिसका उपयोग उन्होंने राजपूतों के दमन में किया। तो इस प्रकार भारतीय नरेशों के पास स्थायी सेना का अभाव था, इनकी सेना अनुशासन में नहीं थी, जबकि तुर्क शासकों की सेना अनुशासन में भी थी और उनके पास स्थायी सेना का प्रबंध भी था। यही कारण है कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट है सैनिकों के चुनाव का क्षेत्र सीमित होना। इसी प्रकार भारतीय शासक जो अपने सैनिकों का चुनाव करते थे वो जातिगत भेदभाव, रंग भेदभाव के आधार पर करते थे, तो जिसके कारण जो सेना थी उसमें योग्य सैनिक भर्ती नहीं हो पाते थे, क्योंकि जाति प्रथा के कारण युद्ध करने का जो सारा दायित्व है वो राजपूतों का ही था, जबकि जो शेष जातियाँ थीं वो इस ओर उदासीन बनी रही। परिणाम स्वरूप निरंतर युद्धों में भाग लेने के कारण अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले राजपूतों की संख्या में अब धीरे धीरे कमी आ रही थी, क्योंकि जाति प्रथा के भेदभाव के कारण ऐसा माना गया युद्ध करना केवल राजपूतों का ही काम है, अतः अन्य जातियाँ उदासीन बनी रही, जिसके कारण राजपूत जो शासक है वो तुर्कों के हाथों पराजित हुए। नेक्स्ट है भारतीय दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली। इसके अलावा भारतीयों की जो युद्ध प्रणाली रही वो काफ़ी दोषपूर्ण थी, इसमें कोई नवीनता नहीं लाई गई थी। ये जो राजपूत शासक थे ये परंपरागत तरीकों से युद्ध लड़ते थे, अर्थात इन्होंने आधुनिक अस्त्र शस्त्र तोपखाने को विकसित नहीं किया, जबकि जो तुर्क सैनिक थे या तुर्क शासक थे वे उनकी जो युद्ध प्रणाली थी वो उनमें नवीनता थी। वे उनके पास अच्छे घुड़सवार सैनिक थे, उनके पास मजबूत तोपखाना था, गोला बारूद था, जिसका उपयोग उन्होंने राजपूत शासकों के दमन के लिए किया। तो इस प्रकार भारतीय शासकों की सैन्य प्रणाली युद्ध प्रणाली दोषपूर्ण थी, इसमें कोई नवीनता नहीं लाई गई थी, ये परंपरागत तरीके से ही युद्ध लड़ते थे, जबकि राजपूत शासक नवीन अस्त्र शस्त्रों से, गोला बारूद से, तोपखाने से राजपूत शासकों का सामना करते थे। तो यही कारण है कि राजपूत पराजित हुए और तुर्कों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली, अर्थात इस्लामी राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है हाथी सेना की दुर्बलता। हाथी सेना की दुर्बलता भी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का एक कारक रहा था और राजपूतों की पराजय का कारक था। जैसे युद्ध में हाथियों का जो प्रयोग था वो भारतीयों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, जबकि जो तुर्क सैनिक थे या तुर्क शासक थे वो सेना में घोड़ों को प्राथमिकता देते थे, जबकि राजपूत शासक हाथियों का प्रयोग करते थे। परंतु कई बार ये हाथी पागल हो जाते थे, अपनी ही सेना को रोंद डालते थे, इसके कारण सैनिकों में खलबली मच जाती थी और भारतीय सेना की जो व्यवस्था थी छिन्न भिन्न हो जाती थी, जिसका लाभ तुर्क शासकों को मिलता था और वे भारतीय नरेशों को पराजित कर देते थे। नेक्स्ट है राजपूतों के उच्च आदर्श। तो राजपूतों के उच्च आदर्श भी उनके पतन का एक कारण था, इसके कारण भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। जैसे कि राजपूत शासकों के कुछ आदर्श थे कि भागते शत्रु का पीछा न करना, नारी पर प्रहार न करना, वचन के पक्के होना। तो इस प्रकार शत्रु पर धोखे से वार नहीं करना, ये सब बातें जो थी ये राजपूत शासक इन्हें अनैतिकता समझते थे और प्रतिकूल स्थिति में भी युद्ध क्षेत्र का मैदान छोड़कर भाग जाना उचित नहीं मानते थे। जबकि जो तुर्क शासक थे वह युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित सभी तरीकों को
काम में लेते थे और उनके लिए केवल एक ही बात महत्व रखती थी कि हर हाल में भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों का बलिदान भी क्यों न देना पड़े। इस प्रकार के राजपूतों के जो आदर्श थे वो काफ़ी उच्च थे, जबकि समय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए था। तो इसके विपरीत तुर्क आक्रमणकारी विजय प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित सभी तरीके काम में लेते थे। यही कारण है कि राजपूत शासक पराजित हुए और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। तो गुप्तचर व्यवस्था का अभाव भी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का एक कारक रहा था, क्योंकि भारतीय नरेशों की जो गुप्तचर प्रणाली थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और तुर्क जिसके कारण उन्हें तुर्क सैनिकों और शासकों की जो गुप्त गतिविधियां हैं उनकी जानकारी उन्हें मिल नहीं पाती थी। जबकि इसके विपरीत तुर्क शासकों की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत रही थी। जो तुर्क शासक थे वो राजपूत शासकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते थे। उन्होंने अपना गुप्तचर का जाल बिछा रखा था जो काफ़ी मजबूत था, जिसके कारण उन्हें राजपूत शासकों की कमजोरियों के बारे में पता चला और उस बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने राजपूत शासकों को पराजित करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार तुर्क शासकों की जो गुप्तचर प्रणाली विकसित थी, संगठित थी, मजबूत थी, जबकि राजपूतों की गुप्तचर प्रणाली कमज़ोर थी। यही कारण है कि भारत में तुर्की साम्राज्य जो है स्थापित हो गया। नेक्स्ट है पैदल सैनिकों की संख्या अधिक होना। तो भारतीय शासकों के पास सेना तो थी, लेकिन उनमें भी पैदल सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, जबकि तुर्क शासकों के पास घुड़सवार सेना थी और जो घुड़सवारी सैनिक होते थे वो दूर से ही तीरों तोपों से वर्षा करके राजपूत सेना में खलबली मचा देते थे। इसके अलावा राजपूत शासकों के पास सुरक्षित सेना का भी अभाव था, अतः वे तुर्कों के हाथों बड़ी आसानी से पराजित हो गए। ये थे इसके सैनिक कारक, जिनमें स्थायी सेना का अभाव, सैनिकों के चुनाव का क्षेत्र सीमित होना, अर्थात जाति प्रथा के कारण ऐसा माना जाने लगा कि युद्ध करना राजपूतों का ही काम है, अतः अन्य जातियां उदासीन बनी रही थी। फिर भारतीय दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली, अर्थात परंपरागत तरीकों से युद्ध लड़ते थे राजपूत, जबकि तुर्क जो है नवीन अस्त्र शस्त्रों, गोला बारूद, तोपखाने से युद्ध का संचालन करते थे। इसी प्रकार हाथी सेना की दुर्बलता, क्योंकि हाथी पागल होकर कई बार राजपूत सैनिकों को ही रोन डालते थे, जबकि तुर्कों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे। इसके अलावा राजपूतों के उच्च आदर्श ने ले डूबे। इसके साथ ही भारतीय शासकों की गुप्तचर प्रणाली भी काफ़ी कमजोर थी, जबकि तुर्कों की गुप्तचर प्रणाली जो थी विकसित थी और संगठित थी। फिर भारतीय सेना में पैदल सैनिक ज़्यादा थे, जबकि तुर्क सेना में घुड़सवार सैनिक अधिक थे। यही कारण है कि राजपूत पराजित हुए और तुर्क विजयी रहे। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में पहला है दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है राजपूतों के चारित्रिक दोष और तीसरा है अंधविश्वास व भाग्यवाद। फर्स्ट है दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। तो उस समय राजपूतों में सामाजिक एकता और संगठन का अभाव ही था। हिंदू समाज के अंदर जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की भावनाएं उस समय काफ़ी बढ़ी हुई थी। निम्न वर्ग के लोगों की दशा जो थी काफ़ी खराब थी। उच्च वर्ग के लोग इनसे घृणा करते थे। इसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था और निम्न जाति के जो लोग थे वो फिर अपनी दशा सुधारने के लिए शत्रु दल से जा मिलते थे और उन्हीं को सहायता पहुंचाते थे। यही कारण है कि राजपूत शासक पराजित हुए और तुर्क शासक विजयी। नेक्स्ट है राजपूतों के चारित्रिक दोष। तो
राजपूतों के चारित्रिक दोष भी तुर्की साम्राज्य की स्थापना का एक कारक रहा था, क्योंकि इस समय जो राजपूत शासक थे वो अनेक दुर्गुणों के शिकार बने हुए थे और इसके अलावा ये अनेक बुराइयों के शिकार बन चुके थे। मदिरा पान करना, अफीम खाना, नशीले पदार्थों का सेवन ये लोग करने लगे थे। इसके अलावा जुआ खेलना, शिकार करना आदि इनके कार्य बन गए थे। तो जिसके कारण अफीम खाने के कारण या फिर नशीले पदार्थों के सेवन के कारण इनकी जो शक्ति थी राजपूतों की, शासकों की, वो अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी और ये अपनी शक्ति को खो रहे थे। इस प्रकार राजपूत शक्ति जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसका फायदा उठाया तुरक शासकों ने और भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार नेक्स्ट है अंधविश्वास और भाग्यवाद। तो अंधविश्वास और भाग्यवाद भी भारत में राजपूत शासकों के राज्य के कारण रहा था, क्योंकि जो राजपूत थे उस समय अनेक संप्रदायों में बन चुके थे और अनेक अंधविश्वासों से घिरे हुए थे। ये जो राजपूत शासक थे ये भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे, कर्म करने पर इनका विश्वास नहीं था। जबकि तुर्क सैनिक और शासक अपने इस्लामी राज्य को स्थापित करने के लिए ये कर्म को महत्व देते थे, अंधविश्वासों को बढ़ावा ये लोग नहीं देते थे। और जबकि राजपूत जो थे भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। इसी भाग्यवादिता ने राजपूत शासकों के आत्मविश्वास को काफ़ी कमजोर कर दिया था। जबकि तुर्कों में अपने धर्म को स्थापित करने का उत्साह था और वे अपने धर्म के गौरव और उसकी रक्षा के लिए ये अपने प्राणों का बलिदान भी देने को तैयार थे। तो इस प्रकार राजपूत थे वो अनेक अंधविश्वासों से घिरे हुए थे और भाग्यवाद में विश्वास रखते थे, जबकि तुर्क सैनिक और शासक कर्म पर। यही कारण है कि राजपूत शासक पराजित हुए और तुर्क शासक विजयी रहे। इसके अलावा राजपूतों के पतन में उनके दुर्भाग्य ने भी योगदान दिया था, जैसे कि गजनवी के विरुद्ध अनंतपाल का पल्ला भारी था, किंतु अचानक ही उसका हाथी पागल हो गया और गजनवी ने हारा हुआ युद्ध था वो जीत लिया था। तो इस प्रकार राजपूत शासकों के पतन के कारण और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना के जो 3 भागों में इसके कारकों को बांटा गया है, राजनीतिक कारक, सैनिक कारक और सामाजिक कारक। इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। तो इस प्रकार राजपूतों का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की स्थापना की गई। जैसे कि मोहम्मद गोरी ने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में नियुक्ति प्रदान कर दी थी 1206 के अंदर। और उसके पश्चात इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन आदि जो शासक हुए तुर्क शासकों में, इन्होंने फिर शासनभार संभाला और राजपूतों की स्वतंत्रता का अंत हो गया था। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।